हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और लाजवाब तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो जो है ना बहुत लाजवाब रहने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 6 जो कि विकास है, इसका वन शॉट सॉल्यूशन बहुत सिंपल तरीके से देखने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। कुछ भी नहीं है भैया, एकदम ये मक्खन है। आज के इस वीडियो के बाद आप बोलेंगे नहीं कि हाँ ये चैप्टर डिफिकल्ट है। और वैसे भी थोड़ा बायोलॉजी पीछे चल रहा है वन शॉट के मायने में। तो चलिए देख लेते हैं, क्योंकि इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखना है। तो भैया सबसे पहला टॉपिक बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन इस तरीके से किया जाएगा, अगर आता है ये क्वेश्चन कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हेतु बिग बैंग थ्योरी क्या है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और वैसे भी भैया वन शॉट में प्यारे बच्चों अपन उन्हीं चीजों को ज्यादा से ज्यादा देखेंगे जहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना, बाकी बहुत सारे टॉपिक हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वन शॉट में वही चीजें ज्यादा देखेंगे जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो जो बिग बैंग थ्योरी है, ये बिग बैंग थ्योरी किसको लेकर के है? तो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर के है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो चलिए जानते हैं। देखिए भैया, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए जो बिग बैंग थ्योरी है, इस सिद्धांत के अनुसार इलेम नामक आद्य पदार्थ, जो इलेम नामक पदार्थ, ठीक है, ये जो कि एक अति तप्त कास्मिक धूल बादल में पदार्थ तथा प्रति पदार्थ के मध्य जब टकराव हुआ तो इससे भयंकर विस्फोट हुआ। ठीक है, मतलब ये माना गया कि आज से करोड़ों वर्ष पहले, ठीक, करोड़ों वर्ष पहले जो इलेम नामक आद्य पदार्थ है, जो कि एक अति तप्त कास्मिक, तप्त लिखा है तप्त होगा, तप्त मतलब हॉट, ठीक है, कॉस्मिक धूल बादल में पदार्थ तथा प्रति पदार्थ के बीच में क्या हुआ? टकराव हुआ, और उस टकराव से भयंकर विस्फोट हो गया। भयंकर विस्फोट होने के कारण ही ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ठीक है, किसका निर्माण हुआ भैया? तो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। इस सिद्धांत यानी यह सिद्धांत क्या है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर के दिया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आता है तो ज्यादातर इसको एक नंबर में किया जाता है। कई बार पूछा गया है कि बिग बैंग थ्योरी क्या है ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर के, तो ये हो जाता है बिग बैंग सिद्धांत। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया, फिर आगे चलते हैं। ठीक, ये तो एकदम हल्का फुल्का सा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन की शुरुआत तो यहां से होती है। ठीक भैया, ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों हर साल आता है। ठीक, शायद कभी कभार ऐसा हो जाए। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि अगर हम बात कर लें, ये आपका जो क्वेश्चन है ये या तो बच्चों 3 नंबर में आता है या फिर 5 नंबर में। ठीक, याद रखना, या तो 3 नंबर में या 5 नंबर में ये क्वेश्चन ज्यादा किया जाता है। ठीक, कई बार ये 5 नंबर को देखने को मिला है। कभी कभार ऐसा हो जाए कि जो स्टैनले मिलर का जो प्रयोग है वो ना पूछा जाए, नहीं तो अक्सर क्या है ये क्वेश्चन आता ही है। क्वेश्चन करेगा कि स्टैनले मिलर के प्रयोग का सचित्र वर्णन कीजिए, या फिर जीवों की उत्पत्ति से संबंधित स्टैनले मिलर के का प्रयोग, मतलब प्रयोग की व्याख्या कीजिए, या कहेगा कि जीवन की उत्पत्ति को लेकर के स्टैनले मिलर के प्रयोग का सचित्र वर्णन कीजिए। कई तरह से किया जाता है। अब यहां पे मतलब जैसा कि देखिए जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई पहले ये जान लीजिए। ऐसा कहा जाता कि आज से करोड़ों वर्ष पहले ये जो पृथ्वी थी एक आग का जलता हुआ गोला थी। फिर माना गया कि भैया हजारों वर्ष तक क्या है बारिश होती रही, तो धीरे 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 क्या है कि पृथ्वी जो है जलमग्न हो गई। फिर उसमें विभिन्न प्रकार के क्या है जो गैसें हैं इस वायुमंडल में, उसमें जो जैसे हो गया ना कि विभिन्न प्रकार के जो हाइड्रोजन हो गया, मीथेन हो गया, क्लोरीन हो गया, जलवाष्प हो गया, ये सब इस वायुमंडल में इधर उधर पड़े हुए थे। फिर माना गया कि जो इन सभी के कारण ही जब जैसे बिजली कड़कती है तो क्या हुआ, उसके कारण इन गैसों के मतलब सबका मिश्रण लिया गया, फिर उसमें बिजली कड़की, उसके बाद पानी में छोटे छोटे
जो क्या कहते हैं जैविक घटक उसमें पाए गए, जिनके द्वारा यह पाया गया कि इन्हीं से क्या है जीवन की उत्पत्ति हुई। तो मतलब ये सब कुछ बताया गया कि आज से करोड़ों वर्ष पहले हुआ था। तो यही सब कुछ मिलर ने अपने लैब के अंदर किया। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया? चलिए देखते हैं। इन्होंने ये जो पूरा एकदम सिस्टम सेट किया है, चलिए उसको समझते हैं। इन्होंने किया क्या भैया, ये जो स्टैनले मिलर हैं, इन्होंने क्या किया कि स्टैनले मिलर नामक वैज्ञानिक ने जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में एक प्रयोग किया। हमने बताया ना, इन्होंने, क्योंकि बहुत सारे इस पे मत दिए गए कि पृथ्वी पर किस प्रकार के जीव पहले आए, कैसे हुई, तो सबका फेल हो गया। तो मिलर ने भी एक प्रयोग किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्राचीन पृथ्वी पर पाए जाने वाले वातावरण की परिस्थितियों को एक प्रयोगशाला में उत्पन्न किया। हमने बताया कि विभिन्न प्रकार की गैसें विद्यमान थी, फिर बिजली कड़की, फिर उसके बाद उन्हीं से क्या है जल में ही जीवन, सबसे पहले जल में ही जलीय जीवों की उत्पत्ति हुई। तो इन्होंने वही किया लैब के अंदर। ठीक है, क्या किया, तो आज से प्राचीन यानी जो करोड़ों वर्ष पहले जो भी वातावरण था, उन वातावरण की परिस्थितियों को प्रयोगशाला में उत्पन्न किया। मिलर ने एक बड़े फ्लास्क में मेथेन, अमोनिया तथा हाइड्रोजन गैस को 2:1:1 के अनुपात में लिया। ठीक, फिर उसके बाद गैसीय मिश्रण को टंगस्टन के इलेक्ट्रोड द्वारा गर्म किया, यानी गैसीय मिश्रण को टंगस्टन के द्वारा क्या किया, गर्म किया। और दूसरे फ्लास्क में क्या किया, जल को उबालकर जलवाष्प बनाया, यानी भाप बनाया। ठीक है, जिससे एक मुड़ी हुई कांच की नली द्वारा बड़े फ्लास्क में प्रवाहित किया। तो मतलब पहले इतना स्टेप समझिए, इतना स्टेप समझिए। इन्होंने क्या किया, ये पूरा एक सेट लगाया गया। इन्होंने सबसे पहले क्या लिया भैया, ये है ना आपका CH4 मेथेन, NH3 अमोनिया, फिर उसके बाद एक हाइड्रोजन गैस भी है। तो यहां मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन गैस, बाकी H2O है, यानी जलवाष्प है। तो यहां पे ध्यान देना, CH4, उसके बाद भैया NH3 और साथ ही साथ H2, ये तीन गैसों के मिश्रण को 2:1:1 के अनुपात में लिया। उसके बाद भैया गैसीय मिश्रण को टंगस्टन द्वारा, यानी इन गैसीय मिश्रण को इसमें आप देख सकते हैं यहां पे भैया ये क्या है, इस तरह से आप देख सकते हैं, एक इधर है, ठीक है, इलेक्ट्रोड, यानी क्या है ये, जैसे कैथोड और एनोड होता है, तो वही चीज है। तो इस मिश्रण को क्या किया, इसमें इन्होंने रखा। उसके बाद टंगस्टन की सहायता से क्या कर दिया बबुआ, गर्म कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, गर्म कर दिया। और ये दूसरा जो फ्लास्क है, ये वाला जो फ्लास्क दिख रहा है, इस फ्लास्क में इन्होंने जल को उबाला। और ये क्या है, ये भैया एक कांच की यहां पर देख सकते हैं एक मुड़ी हुई नली के द्वारा ये इसमें फ्लास्क में ले गए, ये जलवाष्प को। किसको भैया, जलवाष्प को। फिर क्या किया, इस जलवाष्प में ये गैसीय मिश्रण है और प्लस ये उबलता हुआ वाष्प। फिर उसके बाद ये जब इसमें मिलकर के ये नीचे आए, तो भैया यहां पर ध्यान देना, जो कंडेंसर है ये क्या करता है, गैसीय मिश्रण को जो इधर से प्रवाहित हो रहा है वो उसको ठंडा करने का काम कर रहा है। फिर उसके बाद भैया ये जब आता है नीचे, आप देखेंगे तो ये यू आकार की एक नली है। कैसी नली है प्यारे बच्चों, तो ये अब इतना देख सकते हैं, यू आकार की एक नली है। तो ये पूरा का पूरा फिर ये जो मिश्रण होता है आकर के यही नीचे इकट्ठा होता रहता है, और ये बार बार प्रक्रिया लगातार मतलब ये दोहराई जाती है। ठीक है, बार बार मतलब कई दिनों तक ये प्रक्रिया दोहराई जाती है। फिर बाद में जब देखा गया तो इसमें विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिक इसमें विद्यमान थे, जिसमें शर्करा, एलिनीन, ग्लाइसिन आदि इसमें क्या है, कार्बनिक पदार्थ पाए गए। तो इस प्रकार माना गया कि भाई जीवों की उत्पत्ति कैसे हो गई। ठीक है ना, तो चलिए पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लेना है, आगे और कैसे लिखना है वो भी हम बताते हैं। ठीक, क्योंकि हमने तो यहां पर आधा ही बताया है। चलिए लिख लीजिए पहले इतना, हो गया। आगे देखिए भैया, अभी हमने बताया ना कि पूरा नहीं किया था। ठीक,
आगे यहां पे इतना लिखना है, जो कुछ बताया है वही चीज हमने यहां पर वही बताया था कि जलवाष्प को टंगस्टन के द्वारा क्या करते हैं भैया, इसे गर्म किया जाता है। फिर इसके बाद दोनों के मिलने से बने मिश्रण को, दोनों से मिलने से बने मिश्रण को कंडेंसर द्वारा ठंडा किया, जैसा कि बताया इसके द्वारा ठंडा करते हैं। ठीक है, फिर ठंडे मिश्रण को यू आकार की नली में एकत्रित किया गया हमने, कि जैसा कि बताया कि भैया इसमें फिर इकट्ठा करते हैं। ठीक है, जो एक लाल रंग का द्रव था इसमें जो इकट्ठा होगा, और 1 सप्ताह तक ये प्रयोग करने के बाद हमने बताया ना इसको कई दिनों तक ये चीज बार बार प्रक्रिया दोहराते हैं। तो 1 सप्ताह तक ऐसा करने के बाद जब निरीक्षण किया गया, इसको देखा गया, तो इसमें ग्लाइसिन, एलेनिन नामक एमिनो अम्ल तथा अन्य जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हो गया था। और ऐसे ही पता लगाया गया कि हाँ, इसी तरह से जीवों की क्या है उत्पत्ति हुई। बात समझ में आ गई? एकदम सिंपल सा लॉजिक है बच्चों। चलिए नोट कर लीजिए भैया। तो ये हो जाता है स्टैनले मिलर का जीवों से, मतलब जीवों की उत्पत्ति से संबंधित प्रयोग। ठीक, नोट कर लीजिए। हो गया भैया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है भैया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अब देखिए इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछता है। बोलता है कि मतलब जो जीवाश्म के बारे में पूछता है, या जीवों का प्रमाण, ऐसा करके क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, प्रमाण की व्याख्या कीजिए, प्रमाण के बारे में बताइए, या कहेगा भैया समजात अंग क्या है उदाहरण सहित समझाइए, या बोलेगा भैया अवशेषी अंग किसे कहते हैं उदाहरण सहित। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, तो समजात अंग क्या है पहले वो जान लेते हैं। समजात, जैसा कि नाम ही है समजात अंग, तो बहुत सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है बच्चों। ऐसे अंग जो रचना व उत्पत्ति में समान हो। कैसा भैया? रचना और उत्पत्ति में एक जैसे हो लेकिन कार्य में अलग हो। ठीक, उन्हें क्या कहा जाता है? समजात अंग कहते हैं। और इस घटना को समजातता, लगभग ये क्वेश्चन आपका रेगुलर पूछा जाता है। 2022 में देख लो, 24 में देख लो, 25 में देख लो, ये आया हुआ है। ठीक है ना, इसीलिए बोल रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट है। बताया गया, ध्यान से समझो, जो रचना और उत्पत्ति में ये क्या होते हैं? समान होते हैं, मतलब एक जैसे इन स्ट्रक्चर इनकी होगी, एक जैसे इनकी रचना होगी, लेकिन इनके कार्य क्या होंगे भैया? वो भिन्न होते हैं, कार्य इनको अलग अलग होते हैं। तो ऐसे अंग को समजात, समजात यानी इनका क्या है भाई? एक जैसा, समजात यानी देखने में एक जैसे, रूप रंग आकार लगभग एक जैसे मिलेगा। ठीक है, इन स्ट्रक्चर कह लें एक जैसे मिलेगा, लेकिन इनके कार्य अलग अलग होंगे, तो वो समजात अंग कहलाएंगे। और ये घटना समजातता कहलाएगी। जैसे भैया सील, व्हेल के चप्पू, और पक्षी के पंख, चमगादड़ के पंख, मनुष्य मतलब मनुष्य, और उसके बाद मनुष्य के हाथ हो गया। तो ये सभी क्या है उदाहरण है समजात अंग के। जैसे भैया सील व व्हेल जो मछली है, इनके चप्पू भाई क्या है? तैरने का काम करेंगे, इनका कार्य अलग हो गया। पक्षी के जो पंख है वो भी अगर फैला दिया जाए एक जैसे होगा, तो वो भी उसका काम है उड़ना, तो इसका काम अलग हो गया। इसी तरह चमगादड़ के जो पंख हैं तो वो भी क्या है? एक जैसे, यानी जैसे इनमें होगा उसका भी वही स्ट्रक्चर, लेकिन ये भी क्या है भाई? इसका भी काम वही उड़ना। और उसके बाद मनुष्य के हाथ, मनुष्य का भी दोनों भाई ये जो है एकदम डखने पखने की तरह होंगे, लेकिन मनुष्य के हाथों का काम भी अलग है। क्या है? पकड़ना। ठीक, चीजों को, वस्तुओं को पकड़ना। तो सबके कार्य अलग अलग होंगे, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर है जो वो है एक जैसे है। तो ये हो जाएंगे समजात अंग। अगला क्वेश्चन है कि अवशेषी अंग किसे कहते हैं? और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी भैया काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अवशेषी अंग किसे कहा जाता है? अवशेषी अंग, तो भैया नाम ही है अवशेष। तो ऐसे अंग बच्चों कि जो मतलब बहुत, यूं कह लें कि बहुत पहले क्रियाशील थे जीवों में, लेकिन लंबे समय तक उनका उपयोग ना होने के कारण वो विलुप्त हो चुके हैं, या फिर भविष्य में विलुप्त हो जाएंगे। तो ऐसे अंग को अवशेषी अंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवशेषी अंग कहा जाता है। हमने क्या बताया कि ऐसे अंग जो हमारे पूर्वजों में यानी बहुत समय पहले अंग उपस्थित थे,
लेकिन किसी कारणवश वो अंग धीरे धीरे विलुप्त हो गए, या फिर ऐसे कह लें कि भविष्य में आने वाले समय में विलुप्त हो जाएंगे, तो ये अंग अवशेषी अंग कहलाते हैं। तो समझ में आएगा भैया। तो वही चीज, ऐसे अंग जो पूर्वजों में, हमारे जो पूर्वज हैं, ठीक है, उनमें क्रियाशील व सक्रिय होते थे, लेकिन उपयोग में ना लाने के कारण, भाई जब उनका उपयोग नहीं हुआ तो उपयोग में ना लाए जाने के कारण ये आधुनिक मानव में यह केवल अवशेष के रूप में शेष बच गए हैं। भाई जब उनका उपयोग ही नहीं होगा तो वो केवल अवशेष मात्र रह गया है, अथवा भविष्य में क्या है, विलुप्त हो जाएंगे। तो ऐसे अंग को अवशेषी अंग कहा जाता है। जैसे में बच्चों कर्ण पल्लव की पेशियां, ठीक है, कर्ण पल्लव, ठीक। उसके बाद शरीर पर बाल, पहले देखो कितना ज्यादा बाल पूरे शरीर पर, एकदम भालू की तरह दिखते थे मनुष्य, लेकिन धीरे 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 क्या हुआ, बाल। बाल का मतलब ये नहीं कि पूरा सर का बाल आने वाले टाइम में गायब हो जाएगा, दाढ़ी मूछ नहीं आएगा, अरे ये तो भैया रहेगा, मतलब शरीर पर बालों का उगना, वो बात कर रहा है कि पहले जैसे शरीर, आज जैसे कुछ अंग हैं, ठीक, मतलब ज्यादातर बाल नहीं होते हैं वहां पर, लेकिन उनमें क्या था कि पहले पूरे शरीर में बाल हुआ करते थे, चाहे वो गर्दन हो, चाहे पीठ वाला हिस्सा हो, चाहे इधर हाथ वाला। लेकिन आज के टाइम में वही चीज है ना कि भैया ये अंग कुछ ऐसे होते हैं कि जहां पर बाल बहुत कम होते हैं। तो वही चीज है, शरीर पर बाल, ठीक। अक्लदाढ़, अक्लदाढ़, अक्लदाढ़ क्या है भैया, अक्लदाढ़ यानी दांत जो होता है, ठीक है। और कृमि रूप परिशेषिका, कृमि रूप परिशेषिका जो रीढ़ की हड्डी के पास जो होती है ना, एक ऐसा कहा जाता कि भाई हमारे जो पूर्वज हैं वो बंदर हैं, अब बंदर है तो उनमें पूंछ पाई जाती थी, ठीक है ना, तो वो होता है वही चीज, कृमि रूप परिशेषिका। या फिर जैसे एक अवशेषी अंग के रूप में माना जाता है अपेंडिक्स, जो क्या है आंत के अंदर, भाई अपेंडिक्स को भी काट कर निकाल दिया जाए तो कोई दिक्कत होने वाली है नहीं, ठीक। तो ये क्या है, अवशेषी अंग में आते हैं, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया जल्दी से। हो गया। चलिए क्वेश्चन तो अब लाजवाब शुरू हो रहा है भैया, खेला तो अब शुरू हो रहा है बच्चों, अभी तक तो ट्रेलर था, ठीक है, पिक्चर तो अब शुरू होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए बच्चों क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का, तो भैया 5 नंबर में, और 100% आपको भैया 100% इस पर देना होगा रसगुल्लों, ठीक है। और जितनी भी बार हम क्लास लाते हैं हर बार ये बात बोलते हैं जरूर आपसे कि ये ऐसा टॉपिक है कि इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते आप, ठीक, ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो एक लैमार्कवाद है, दूसरा डार्विनवाद है, तीसरा भैया मानव है, ठीक है, कि मानव का क्रमिक विकास कैसे हुआ, और चौथा जो एक बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो अभी मानव और कपि में अंतर वगैरह देखेंगे, ठीक। तो चलिए देखते हैं भैया लैमार्कवाद क्या है। तो देखिए लैमार्कवाद क्या है, तो लैमार्क नामक वैज्ञानिक ने, लैमार्क नामक वैज्ञानिक ने अपने वाद को प्रस्तुत किया। अब वाद का मतलब यह है कि जीवों में, भाई जैसे जीवों में जो क्रमिक विकास हुआ उनका, यानी क्रमिक विकास हुआ उसी से संबंधित एक तथ्य दिया। तथ्य, तथ्य का मतलब अपनी कुछ भाई बातें बताई इन्होंने, वही वाद होता है, वही क्या होता है, वाद। तो इन्होंने क्या है कि लैमार्कवाद में 2 सिद्धांत का समावेश किया गया। लैमार्कवाद, इन्होंने जो लैमार्क नामक वैज्ञानिक ने जो कुछ भी बताया उन्होंने उसमें 2 चीजों को इन्वॉल्व किया, 2 बातों को शामिल किया। पहला यह बताया कि अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग, यानी जीवों में जो भी क्रमिक परिवर्तन आए, क्योंकि ये क्रमिक परिवर्तन को लेकर के ही है, तो इन्होंने बताया कि जो जीवों के अंदर विभिन्नताएं आई, उनमें परिवर्तन हुए, पहला यह बताया कि उनमें अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग ये शामिल है। और इन्होंने ये बताया कि कोई भी अंग, पहला चीज लैमार्क के अनुसार कोई भी जीव, अंग कह रहे हैं, कोई भी जीव प्रकृति में जिस अंग का अधिक क्षमता के साथ उपयोग करता है उस अंग का अधिक विकास व वृद्धि होता है, और जिस अंग का उपयोग नहीं करता है वह धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है।
मतलब पहली बात इन्होंने ये बताई। और इतना जब कुछ कहा था तो बहुत ज्यादा भैया इसी पर विवाद छिड़ गया। अब जैसे ही इन्होंने ये बात बताई विवाद छिड़ गया, क्योंकि भैया विवाद छिड़ने का मतलब ये है, इन्होंने दो एग्जाम्पल भी दे दिए थे, दो एग्जाम्पल दे दिए थे। कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लैमार्कवाद को सर्प तथा जिराफ का उदाहरण देकर समझाइए। पहला जिराफ और दूसरा सर्प, आपको हम बता दे रहे हैं अच्छे से, आप लिख दीजिएगा, अगर एग्जाम में आया बबुआ तो लिख दीजिएगा। तो इन्होंने दो एग्जाम्पल दिया था अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग पर। इन्होंने सबसे पहला उदाहरण दिया जिराफ का। इनके अनुसार इन्होंने ये कहा कि इन्होंने ये बताया कि मतलब लंबे समय में, यानी बहुत समय पहले, बहुत सालों पहले जो पृथ्वी पर निवास करने वाले जो जिराफ थे, जब पृथ्वी पर हरियाली खत्म हो गई, यानी घास फूस की कमी हो गई, यानी सूखा पड़ा, तो इससे हुआ क्या, जो जिराफ थे उन्होंने अपनी आगे की दोनों टांगों का प्रयोग किया। मतलब टांगे उठा करके और गर्दन ऊंची करके, उचक उचक करके, मतलब दोनों पैरों के सहारे गर्दन ऊंची करके ये ऊंची पत्तियों को खाने का प्रयास करने लगे। धीरे धीरे इनके कर्मिक परिवर्तन, यानी धीरे धीरे साल गुजरते गए और इनमें कर्मिक परिवर्तन, यानी जो संतानें पैदा हुई, धीरे 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 यानी उनकी गर्दन और अगली टांगे लंबी होती चली गई और ये पेड़ों से पत्तियां वगैरह खाने लगे। तो ये इन्होंने बताया जिराफ के एग्जाम्पल को लेकर के, है ना, ये बताया इन्होंने और इस पर विवाद छिड़ गया। ठीक, और इन्होंने भैया ये जो आगे पढ़ेंगे डार्विनवाद ने इस पर बहस भी किया कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये बताया कि इस पृथ्वी पर भाई छोटी गर्दन वाले और लंबी गर्दन वाले दोनों जिराफ थे। भाई जो नेचर के अनुसार अपने आप को ढाल पाए वही जिंदा रहे, नहीं तो नष्ट हो गए। तो ये चीज है, लेकिन इन्होंने तो पूरा एग्जाम्पल वही दिया कि भाई वो घास फूस की कमी हुई, उन्हें भोजन नहीं मिला, मतलब ये फिर क्या है, धीरे धीरे अपनी टांगों को उठा करके ऊंचे ऊंचे पौधों से पत्तियां खाने का प्रयास करने लगे। इस तरह धीरे 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 उनमें एक नई प्रजाति का जन्म हो गया। और दूसरा जो एग्जाम्पल दिया सर्प का, अब सर्प का एग्जाम्पल कैसे दिया बच्चों, तो लैमार्क ने ये कहा कि भाई सर्प के पहले पैर हुआ करते थे। ये भी एकदम बेवकूफी वाली बात। इन्होंने कहा भैया सर्प के पैर हुआ करते थे, फिर हुआ क्या कि जो सर्प थे उनको शिकार करने और बिल में घुसने में दिक्कत होती थी, यानी कोई चीज पकड़ने में, किसी चीज को खाने में, झाड़ियों में चलने में दिक्कत होती थी और जैसे बिल में घुसने में दिक्कत होती थी। फिर उन्होंने किया क्या, पैर को उठा करके रेंग रेंग कर चलने लगे, सर्प के बारे में कहा। फिर कहा कि जब सर्प पैर उठाकर रेंग के चलने लगे तो धीरे 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 क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी इनके पैर धीरे धीरे विलुप्त हो गए और आधुनिक सर्प का जन्म हुआ। ये भी एकदम बेवकूफों वाला। और इनकी जमकर आलोचना भी हुई। आलोचना ये हुई, भाई अभी बताते हैं हम, चलिए पहले ये समझ लीजिए। तो ये दो एग्जाम्पल समझ में आ गया कि लैमार्क ने क्या कहा। ठीक है, आप लिख सकते हैं तो भाई लिख लीजिए, लिखते हैं। दूसरा ये बताया कि उपार्जित लक्षणों की वंशागत। भाई पहली बात तो अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग पर हमने एग्जाम्पल दे दिया। दूसरा बताया कि उपार्जित लक्षणों की वंशागत, इसमें इन्होंने ये बताया लैमार्क ने, प्रत्येक जीव अपने जीवन काल में जिस वातावरण में रहता है उसके प्रभाव से अनेक लक्षण उपार्जित करता है, यानी अर्जित करता है, और यही उपार्जित लक्षण उसकी संतानों में पहुंच जाते हैं तथा धीरे धीरे एक नई जाति बन जाती है। मतलब दूसरी चीज इन्होंने ये बताया कि जो भी उपार्जित लक्षण होता है जीवों में, और वही लक्षण उनके संतान में भी होता है। ठीक, अब यही भाई बात, ये दो इन्होंने जब जैसे ही ये दो बात बताई वैसे विवाद छिड़ गया साइंटिस्ट में। अब एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल होने लगे। बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि भैया चलिए ठीक है, आपने कहा कि जिस अंग का उपयोग अधिक होता है वो धीरे धीरे विकसित होता है। तो भाई ये कहा गया कि जैसे ज्यादातर लोहार होते हैं तो उनका दाहिना हाथ मजबूत होता है, मतलब ठोकने पीटने का काम होता है। तो भैया उनकी संतानों जब पैदा होती हैं वैसे होनी चाहिए। पहलवान की संतान पहलवान क्यों नहीं होती? या फिर भारत में कान और नाक छेदने की प्रथा है,
तब फिर भी बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी कान और नाक क्यों नहीं छेदी होती? क्योंकि इन्होंने यही कहा कि भाई जो भी जिस वातावरण में रहता है भाई, अब उसके प्रभाव से अनेक उपार्जित लक्षण अर्जित करता है और यही उपार्जित लक्षण उनकी संतान में जाता है। उपार्जित का मतलब जो जन्म के बाद लक्षण मिलता है। ठीक, जैसे वही अंग कोई कट गया, किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट में कोई पार्ट यानी शरीर का हाथ पैर को टूट गया या कट गया, तो उनकी संतानें भी लंगड़ी पैदा होनी चाहिए कि हाँ हाथ पैर टूटा रहे, लेकिन होता है ऐसा? नहीं होता है ना। तो ये भाई इनका नियम मतलब बताया, इनका जमकर आलोचना हुई, तब जाकर के एक नौ लैमार्कवाद आया। और नौ लैमार्कवाद अगर कभी पूछ ले तो कॉपी और पेन में भाई लेकर बैठने है ना, बैठे हैं ना, तो कॉपी और पेन लेकर के बैठे हैं तो लिख लीजिए। नौ लैमार्कवाद ने इन्होंने अपने नियम में थोड़ा सुधार किया। सुधार ये किया कि मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो जीवों में केवल वही लक्षण जाते हैं जिनका जीन से संबंध हो, तब जाकर के भैया इनका नियम इन्होंने अपना थोड़ा सही किया। ठीक है, तो ये हुए क्योंकि इनकी जमकर आलोचना हुई, वही चीज बताया गया कि भाई जैसे चीन में क्या है, बच्चों के पैर एकदम छोटे रखने के लिए, एक आकार देने के लिए बचपन में लोहे के जूते पहनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी पीढ़ी दर पीढ़ी ये होता जा रहा है हमेशा से, लेकिन फिर भी जब संतान पैदा होती है तो पैर उनका ठीक ठाक नहीं रहता, फिर से वही चीज। तो ये चीज हो जाता है लैमार्कवाद और मतलब लैमार्कवाद में। अब तो समझ में आ गया भैया, कुछ नहीं करना बच्चों, लॉन्ग में क्वेश्चन आता है तो लैमार्कवाद की व्याख्या कीजिए, पूरा ये लिख देना है, या जब कहेगा लैमार्कवाद को जिराफ और सर्प का उदाहरण देकर समझाइए तो वो लिख दीजिएगा जो हमने कहा है। ठीक है, या लैमार्कवाद क्या है इसकी आलोचना लिखिए, आलोचना में वही लिख देना कि भाई पहलवान की संतान पहलवान क्यों नहीं होती है, या फिर वही चीज भारत में कान और नाक की प्रथा है, मतलब नाक छेदने की प्रथा है, फिर भी संतानें सही सलामत पैदा होती हैं। फिर हमने बताया कि किसी युद्ध या फिर दुर्घटना में या मतलब एक्सीडेंट वगैरह में, दुर्घटना में किसी व्यक्ति का कोई अंग कट जाता है, फिर भी संतान सही सलामत पैदा होती है। तो ये कुछ क्या है, इनकी आलोचना है। तो चलिए पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया? चलिए अब देखते हैं डार्विनवाद। जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों आपका लैमार्कवाद है, उतना ही इंपॉर्टेंट बबुआ डार्विनवाद भी है। ठीक है भैया, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, और ये भी लॉन्ग में ही आता है। कितने नंबर में? 5 नंबर में 100% वाला ये भी क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है ना, पेपर उठा के देख लीजिए, दोनों में एक तो 100% श्योर है, ये लिख लीजिए कि 100 में 100% की बात कर रहे हैं। देखिए डार्विनवाद अथवा प्राकृतिक वर्ण बोलेगा, ठीक है, प्राकृतिक वर्णवाद कहेगा या डार्विनवाद कहेगा, याद रखना, या प्राकृतिक वर्ण अकेले बोलेगा। ठीक, कि विस्तार में व्याख्या कीजिए या की व्याख्या कीजिए। अब देखिए डार्विन, इन्होंने जो चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक ने सन 1859 ईस्वी में एक किताब इन्होंने लिखी जिसका नाम प्राकृतिक चयन द्वारा जाति मतलब जातियों की उत्पत्ति में अपने सिद्धांतों की व्याख्या किया। यानी डार्विनवाद ने अपनी एक बुक लिखा, ठीक, और उस बुक में डार्विनवाद का मेंशन किया। और इन्होंने जो कुछ भी लिखा वो क्या लिखा? पहली बात इन्होंने मतलब जो जीवों में परिवर्तन, क्रमिक परिवर्तन या जैव विकास को लेकर के क्या बताया? पहली चीज ये बताया कि जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। ठीक है, यहां जीवों में होगा, जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता, जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। तो पहली चीज इन्होंने ये बताई कि प्रत्येक जीव में अपनी जाति को बनाए रखने के लिए संतान उत्पत्ति की अपार क्षमता होती है और इसके फलस्वरूप ही पृथ्वी पर जीवन की इन जातियों की आबादी लगभग निश्चित तथा संतुलित बनी रहती है। यानी पहली चीज ये बताई, ठीक, जीवन मतलब जीवन की उत्पत्ति को लेकर के कि इन्होंने ये बताया कि इस पृथ्वी पर जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता पाई जाती है। ठीक है, और इसी से उनका जो संतुलन है और उनकी जाति संतुलन है वो बनी रहती है। और दूसरा ये बताया कि जीवन
संघर्ष। और इन्होंने ये बताया कि सभी जीव जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं। जाहिर सी बात है भैया, जिसे स्पर्धा कहा जाता है, कि सभी जीव जीवित रहने के लिए क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं। और इसमें भोजन, आवास, उचित वातावरण के लिए जीवधारी में जीवन संघर्ष होता है। और जीवन संघर्ष सजातीय, अंतरजातीय तथा वातावरणीय होता है। क्योंकि बच्चों अब ध्यान से इस बात को समझना, इसमें क्या कहा गया है। इसमें यह कहा गया है कि इस पृथ्वी पर प्रत्येक जीवों में संघर्ष होता है, ठीक, स्पर्धा होती है। स्पर्धा का मतलब अंग्रेजी में कंपटीशन होता है। और आज के टाइम में भाई किसमें कंपटीशन नहीं, हर एक क्षेत्र में कंपटीशन है। ठीक है, आप भी पढ़ रहे हैं कंपटीशन, आप भी किसी अपने आप से कहीं ना कहीं कंपटीशन कर रहे हैं कि भैया दूसरों से भी कर रहे हैं कि हमको टॉप करना है, उससे आगे जाना है, उससे अच्छा नंबर लाना है। ठीक है, और कंपटीशन का क्षेत्र है भाई, हर एक जैसे स्टूडेंट है ना, अब वो भी क्या है, अपने जीवन, अपने कैरियर को बनाने की दौड़ में लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो कंपटीशन ही कर रहा है। और इसी तरह जो जीवधारी होते हैं जंगल में, तो उसमें भी जितना जीव है भाई, क्या एक दूसरे से स्पर्धा कर रहे हैं, यानी एक दूसरे पर हावी हो रहे हैं। और जो जीव नेचर के अनुसार, या जो जीव क्या है भैया, अपने ताकत का प्रयोग करके या कैसे भी नेचर में या नेचर के अनुसार अपने आप को ढाल पाता है, वही जीवित रहता है। और जो ऐसा नहीं कर पाता, वो क्या है, नष्ट हो जाता है, धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है। तो वही चीज यहां पर कहा गया है कि जीवन संघर्ष सजातीय, अंतरजातीय, वातावरणीय होता है। ठीक, और इनमें जीवन संघर्ष किसको लेकर के हो सकता है, भोजन, आवास तथा वातावरण के। क्योंकि भाई मनुष्यों में भी बात कर लें, आज के टाइम में किसके लिए लड़ रहा है, भोजन के लिए लड़ रहा है, फिर आगे आवास, घर के लिए लड़ रहा है, उचित वातावरण, एटमोस्फेयर, इन सब के लिए मनुष्य भी तो लड़ रहा है। इसी तरह जीवधारी भी आपस में लड़ते हैं, भोजन के लिए लड़ेंगे, रहने के लिए लड़ेंगे, ठीक है, और वातावरण, उचित वातावरण उनको चाहिए, उसके लिए लड़ेंगे। तो ये यहां पर दो बातें समझ में आ गई। चलिए पहले इतना लिख लो भैया, फिर आगे इन्होंने क्या बताया वो भी देखते हैं। समझ में आ गया, इसमें कुछ रटने की जरूरत नहीं है, हो गया ना। चलिए आगे देखिए, इन्होंने क्या बताया, अगला बताया कि वातावरण में निरंतर परिवर्तन, वातावरण में निरंतर परिवर्तन। देखिए जीवधारी निरंतर वातावरण से प्रभावित होते रहते हैं, यानी प्रत्येक जीवधारी क्या होंगे भैया, वातावरण के अनुसार, यानी क्या है, अब मतलब उनमें भाई क्रमिक परिवर्तन होता है। और वातावरणीय दशाओं से प्रभावित होने के कारण इनमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। ठीक, हमने बताया इसके पहले भी कि स्पर्धा होती है। और जो अपने आप को, जैसे भाई ठंडी, गर्मी, बरसात, यानी ये चक्र चल रहा है। तो जैसे कुछ प्राणी होते हैं, जैसे छिपकली को ले लो, तो ये इसमें क्या है, तो भाई क्योंकि मनुष्य समतापी है, लेकिन अगर छिपकली की बात कर लें, तो छिपकली क्या है, गर्मी के दिनों में आपको बहुत ज्यादा गर्म में दिखाई पड़ेंगी, लेकिन ठंडी के दिनों में नहीं दिखाई पड़ेंगी। अगर दिखाई भी पड़ेंगी तो जहां बल्ब वगैरह जल रहा होगा वहीं थोड़ा गर्माहट लेने के लिए, क्योंकि इनका जो खून है, ब्लड है, वो जमने लगता है। इसीलिए ये गर्म क्षेत्रों में, यानी जो गर्म दरारें हैं जहां कहीं भी इधर उधर, वहीं पर छिप जाती हैं। ठीक है, बाहर नहीं निकलती हैं। तो वही चीज है, क्योंकि वो अपने आप को नहीं ढाल पा रही है नेच, लेकिन मनुष्य क्या है कि हर एक भाई वातावरण में अपने आप को उस वातावरण के अनुसार ढाल रहा है, इसलिए मनुष्य का अस्तित्व बना है। और जैसे जीवों में भी, जिस जीव में के अंदर अपने आप को ढालने की क्षमता है, वो लंबे समय तक बना हुआ रहेगा, और जिसके अंदर ये क्षमता नहीं है, वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा। तो यहां पर वही चीज है कि भाई पर्यावरणीय दशाओं से प्रभावित होने के कारण इन जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। जो जीव अपने आप को वातावरण के अनुकूल रखता है, वह लंबे समय तक जीवित रहता है। ठीक, और जो जीव अपने आप को वातावरण के अनुकूल नहीं रख पाता है, वह धीरे धीरे क्या हो जाता है भैया, नष्ट हो जाता है, या फिर यूं कह ले विलुप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या बताया भैया, किन्होंने, तो ये सब कुछ बताया डार्विन वाद के अंतर्गत है ये, यानी ये सब डार्विन ने। चलिए नोट कर लीजिए। हो गया भैया, चलिए आगे देखते हैं बच्चों।
आगे देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है मानव के विकास पर। यह भी लॉन्ग में ही आता है ज्यादातर 5 नंबर में, तो इसको भी अपन मोस्ट इंपोर्टेंट लिख ही देते हैं भैया। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। यहां से शॉर्ट भी क्वेश्चन बनेगा, लॉन्ग भी बनेगा, क्योंकि अगर एक अकेले अकेले पूछेगा भैया तो आपका 1 नंबर वाले, 2 नंबर, 3 नंबर वाले में बनेगा, नहीं तो पूरा अगर जैसे एक बार पूछा गया है 24 में ही, मानव के विकास पर निबंध लिखिए। ठीक है, यहां पर मानव के विकास पर एक लिखिए, एक मतलब वही चीज, एक निबंध। क्या लिखिए, यहां एक निबंध होना चाहिए भैया, एक निबंध लिखिए, एक निबंध लिखिए। तो जैसे अगर निबंध लिखना है तो मतलब यानी शुरू से लेकर के प्राचीन काल में मानव से लेकर आधुनिक मानव तक का भैया पूरा का पूरा क्रम लिखना होगा। तो देखिए अफ्रीका, यूरोप तथा एशिया में कुछ मानव के जीवाश्म प्राप्त हुए। ये सभी मायोसीन एवं पूर्व प्लियोसीन काल में प्राप्त हुए। मानव उद्भव प्लिस्टोसीन युग में हुआ। कभी कभार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव युग का मतलब मानव का उद्भव जो है वो किस युग में हुआ, प्लिस्टो युग में, मतलब प्लिस्टोसीन में, प्लास्टो नहीं, यहां प्लिस्टोसीन रहेगा। ठीक, यहां पे प्लिस्टोसीन में युग में। अब यहां पे जो सबसे पहला जो मानव आया भैया, सबसे पहला जो मानव आया, उस मानव का नाम जो है भैया राम पिथेकस मानव। क्या है बच्चों, राम पिथेकस मानव। इस मानव का जो विकास है लगभग 1 करोड़ साल पहले मायोसीन युग में हुआ। यानी जो राम पिथेकस मानव है, इसका जो भैया विकास है वो 1 करोड़ साल पहले मायोसीन युग में हुआ। ठीक है, और भारत की शिवालिक पहाड़ियों पर इसके जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। ठीक, हालांकि ये राम पिथेकस अलग से नहीं पूछा गया है, अगर पूरा आएगा तब 5 नंबर में तब पूछा गया है, नहीं तो इसमें बीच बीच के क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, अभी आगे बताएंगे। तो चलिए पहले इसको देख लीजिए भैया। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए चलिए नोट कर लीजिए पहले। हो गया ना। अगला देखते हैं, अगला है जावा मानव। अब देखिए यहीं से क्वेश्चन शुरू होते हैं। जावा मानव क्या है, इस पर क्वेश्चन किया गया है। जावा मानव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब देखिए जावा मानव क्या है, हम यहां पर स्टेप बाय स्टेप मतलब इस तरह से लिख दिए हैं ताकि आपको अच्छे से तैयारी करने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर पूरा मिलाकर लिखते तो इससे याद करने में दिक्कत होता। अब देखिए इस मानव का जो विकास है भैया कब, कि पूर्व तथा मध्य प्लेस्टोसीन युग में लगभग 6 लाख वर्ष पहले हुआ। 6 लाख वर्ष पहले हुआ जावा मानव। और इसका जो जीवाश्म है वो जावा के त्रिनिल जो पहाड़ियों से हुआ, यानी त्रिनिल क्षेत्र से हुआ। अगला पॉइंट है इसकी जो कपाल क्षमता है, यानी इनका जो सेंस है, इनकी बुद्धि है भैया, वो 750 से 1000 सीसी थी। ठीक, और ये क्या थे, अग्नि का प्रयोग करना जानते थे। यानी जावा मानव में इनमें अग्नि का, कभी कभार क्वेश्चन ऐसा भी कर लिया जाता है कि किस मनुष्य में अग्नि का प्रयोग करने का प्रारंभ हुआ, तो भैया जावा मानव में। तो जावा मानव ये अग्नि का प्रयोग करना जानते थे। आई बात समझ में बबुआ? चलिए नोट कर लीजिए भैया। चलिए हो गया, आगे देखते हैं नियंडरथल मानव। देखिए इसको तो अलग से ही काफी पूछा गया है। ठीक है, इसको भी हम भैया वैसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट लिख दे रहे हैं बच्चों, क्योंकि इसको वैसे ही कई बार पूछा गया है कि नियंडरथल मानव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ऐसे पूछ लेता है। ठीक, बाकी हमने बताया ना, तो लॉन्ग में तो आपका क्वेश्चन बन ही रहा है। तो भैया देखिएगा नियंडरथल मानव क्या है। तो नियंडरथल मानव की बात कर ले तो इनका विकास लगभग, अगर हम बात कर ले भैया 1,50,000 वर्ष पहले, ठीक है, हुआ। और जीवाश्म नियंडरथल नदी के, जो कि जर्मनी में है, यहां से प्राप्त हुआ। ठीक है, यानी यहां पर 1,50,000 वर्ष पहले, और इनका जीवाश्म जर्मनी के नियंडरथल नदी से प्राप्त हुआ। ये लगभग 25,000 वर्ष पहले विलुप्त भी हो गए।
यानी आज से 25,000 वर्ष पहले ये विलुप्त हो, यानी ये बहुत पिछले नहीं है। ठीक, इनकी कपाल क्षमता 1450 सीसी, यानी जो आधुनिक मानव है, आज का मनुष्य है, उनके लगभग में क्या थी, बराबर थी। ठीक, ये मनुष्यों के समान, क्योंकि आज के समय आधुनिक मानक जो आधुनिक मनुष्य हैं, उनकी जो कपाल क्षमता है वो 1450 सीसी है। ठीक, और इनकी जो लंबाई है लगभग 5 फीट 4 इंच, तो ये भी भाई लगभग में एवरेज आज के मनुष्यों की ही तरह थे। ठीक, और यह वास्तविक मनुष्य थे जिनमें संस्कृति की उत्पत्ति हुई तथा यह हथियार बनाना जानते थे। यूं कह ले कि ये पूरी तरह से एक मनुष्य ही थे। यहीं से संस्कृति की उत्पत्ति हुई, यानी कला वगैरह ये सब इनमें कूट कूट के था, क्योंकि भाई इनके अंदर आज के समान पूरा बुद्धि वगैरह थी और ये हथियार बनाना जानते थे, तो भैया सब कुछ कला इनके अंदर था। ठीक है, नियंडरथल मानव में। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, चलिए भैया आगे देखते हैं। अगला है क्रोमैग्नान मानव। क्रोमैग्नान, इसको भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको भी भैया हम लिखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट, अलग से अलग क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है। क्रोमैग्नान मानव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो भैया आप, हमने तो यहाँ पे पूरा एक पूरा का पूरा ऐसे बताया ना कि आप एक स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं, बाकी आप पूरा मिला के लिख दीजिए, कोई दिक्कत ना। तो ये 50,000 वर्ष पहले उत्पन्न हुए और आज से भैया 20,000 वर्ष पहले विलुप्त भी हो गए। इनका जो जीवाश्म है वो क्रोमैग्नान, जो कि फ्रांस में है, के पत्थरों से प्राप्त हुआ। ठीक है, कहां से भैया, फ्रांस से इनका जीवाश्म प्राप्त हुआ। और इनकी जो कपाल क्षमता थी वो 1600 सीसी थी, जो आधुनिक मानव से भी अधिक थी। भाई आधुनिक मानव में 1450 सीसी और इनकी 1600 सीसी, यानी ये आज के भी मनुष्य, यानी आज के मनुष्य से भी ज्यादा बुद्धिमान थे। ठीक है, आगे भैया कि ये सीधे मानव के पूर्वज माने जाते थे, यानी सीधे इनका जो संबंध जुड़ा है वो मानव के पूर्वजों से जुड़ा है। ठीक, और इनका जो कपाल है वो संकुचित तथा बड़ा एवं चेहरा चौड़ा था और इनके गोल मस्तिष्क, सकरी नसिका, मोटे एवं चौड़े जबड़े हुआ करते थे। और इनमें बात कर ले भैया, मुलायम पैर, और ये गुफा में रहने वाले शिकारी लोग थे। ठीक, इनके जो पैर थे वो मुलायम हुआ करते थे और ये गुफा में रहने वाले थे और ये एक प्रकार के शिकारी थे। ठीक, और यह प्रजाति मध्य पूर्व अफ्रीका तथा यूरोप में पाई जाती थी। ठीक, कौन सी प्रजाति भैया, क्रोमैग्नान मानव की प्रजाति। ठीक, यानी इनका मतलब पूरा मुख जैसे होता है ना कि गोरिल्ला के जैसे। ठीक है, पूरा ये जो ये थोड़ा आगे निकला हुआ, मत्था वगैरह चौड़ा होता था। ठीक, भौहें मोटी हुआ करती थी और पैर कोमल वगैरह, मतलब पूरे ये मनुष्य के आकार, लेकिन मनुष्यों से पूरा हट के थोड़ा इनका फेस होता था। ठीक, लेकिन एक प्रकार के ये मनुष्य के, यानी आज के मनुष्य जो है उनके पूर्वजों की तरह है ये। ठीक, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे। हो गया भैया, आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हम आधुनिक मानव पर। देखिए आधुनिक मानव क्या है, अब इसमें बताने की क्या ही जरूरत है भैया कि आधुनिक मानव क्या है। अब इतना तो समझ ही रहे हैं कि आधुनिक मानव क्या है, यह लगभग 25,000 वर्ष पहले से रहने वाली प्रजाति, क्योंकि विलुप्त अभी थोड़ी ना हुई है, अभी है। ठीक है, तो 25,000 वर्ष पहले ये प्रजाति आई आधुनिक मानव वाली, और इसके अंतर्गत निग्रोइड्स, मंगोलाइड्स, ऑस्ट्रेलाइड्स आदि प्रजातियां होती हैं। और इनकी जो औसत कपाल क्षमता है वो कितनी सीसी, 1350 से 1500 सीसी होती है, यानी अगर एक एवरेज माने 1450 सीसी। और इनका पूरा मस्तिष्क अत्यधिक विकसित होता है, चाहे वो अग्र मस्तिष्क हो, चाहे वो मध्य मस्तिष्क हो, चाहे पश्चिम मस्तिष्क। ठीक, याद रखना। और आधुनिक मानव का जो निकट है, निकटतम जो पूर्वज माना जाता है, पूर्वज नहीं, निकटतम जो संबंधी है वो क्या है, चिंपैंजी को माना जाता है। ठीक, आधुनिक मानव के जो सबसे निकटतम है वो है चिंपैंजी। ठीक है, चलिए भैया, तो इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
हो गया, समझ में आ गया भैया। आगे चलते हैं बच्चों, अब देखते हैं कपि और आधुनिक मानव में अंतर, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा किया जाता है। तो एक तरफ अपन कपि लिखते हैं और एक तरफ भैया मानव। थोड़ा लाइन टेढ़ी मेढ़ी जा रही है। एक तरफ कपि और एक तरफ आधुनिक मानव। ठीक है, इधर कपि है, इधर आधुनिक मानव। एक मिनट भाई, थोड़ा पानी पी लें। हो गया, चलिए। क्या होना है भैया, अभी तो शुरू ही नहीं किया, क्या होगा। तो देखिए भैया, कपि में बात कर लें बच्चों, पहला वैसे भाई जो अंतर है ये तो बहुत सारे अंतर हैं, लेकिन कुछ गिने चुने रखेंगे, जैसे 3 से 4 5 6 जितना हो सकता है, क्योंकि अंतर देखोगे तो बहुत सारा है। अंतर में सबसे पहला अंतर कि इनका संतुलन, इनका संतुलन 4 पैरों पर होता है। चार पैरों पर होता है। बात सच है कि नहीं भैया, बिल्कुल सच है। इनका लिखेंगे, इनका संतुलन पश्च दो पैरों पर होता है। यानी शरीर का जो पूरा भार है ना भैया, वैसे देखें तो हाथ पैर देखा जाए तो ये चतुष्पद ये भी होते हैं, बट इनका संतुलन जो पश्च दो पाद होते हैं तो भैया इन्हीं पर होता है आधुनिक मानव का। उसके बाद दूसरा प्यारे बच्चों बात कर ले तो जो कपि होते हैं तो इनकी भौहें मोटी होती हैं। भौहें का मतलब ये, ठीक है, ये ठुड्डी जो आंख के ऊपर की है, तो इनकी भौहें मोटी होती हैं। इसमें क्या होगा भैया, तो इसमें होगा कि इनकी भौहें पतली होती हैं, पतली, इनकी भौहें पतली होती हैं। अगला बच्चों अगर इसमें देखना चाहें तो इनमें मादा में स्तन का विकास नहीं होता है। स्तन का विकास नहीं होता है। इसमें लिखेंगे प्यारे बच्चों, इसमें मादा में स्तन का विकास होता है आधुनिक मानव में, ठीक है, कपि में। उसके बाद अगला देखना चाहें तो इनकी कपाल क्षमता, इनकी कपाल क्षमता लगभग 700 सीसी होती है। मतलब ये कम बुद्धिमान होते हैं, ठीक है भैया। और इनमें बात कर लें
इनकी कपाल क्षमता कपाल क्षमता 1450 सीसी होती है। ठीक, और भी लिखना चाहें कि ये वृक्षों पर रहते हैं, यानी वृक्षावासी हैं। ठीक है भैया, और इनमें लिख दें ये स्थल निवासी हैं। ठीक भैया, यानी स्थल पर रहते हैं, स्थल पर निवास घर बना के ये रहते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा कपि और आधुनिक मानव में अंतर। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया, चलिए भैया आगे चलते हैं बच्चों, अगला देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी काफी पूछा जाता है, विगत ईयर से 2-3 साल से ये लगातार पूछा गया है, इसलिए इसको हमने रख लिया कि अनुकूली विकिरण क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। यह भी बड़ा लाजवाब सा क्वेश्चन है कि अनुकूली विकिरण किसे कहा जाता है। ठीक है, अब ये भी लगभग लगभग इससे संबंधित हमने आगे टॉपिक देख ही रखा है, जो डार्विनवाद ने बताया पूरा उससे मिलता जुलता। देखिए किसी एक पूर्वज जाति के जीव जब विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र में पहुंच जाते हैं तो प्रत्येक क्षेत्र के जीवों में अपने अपने क्षेत्र के वातावरण के अनुरूप आकार की परिवर्तन करने लगते हैं और इसे ही अपसारी विकास कहते हैं। ठीक है, और अर्थात हम बात कर लें कि एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भूभौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने की जो प्रक्रिया को ही अनुकूली विकिरण कहा जाता है। अब देखिए जैसे हमने यही बताया ना भाई, जैसे आप यहां से हैं, ठीक है, अगर आप इस स्थान को छोड़कर किसी अन्य देश में जब बसने जाओगे तो वहां का वातावरण, वहां का एटमॉस्फेयर यहां से अलग होगा और उस वातावरण के अनुरूप आपके शरीर में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन शुरू हो जाएंगे और आपका जो शरीर है उस जो एटमॉस्फेयर है उसको क्या करेगा, फिर धीरे धीरे से भाई अपनाएगा, धारण करेगा। तो यहां पर वही चीज कहा गया है। ठीक है, अनुकूली विकिरण में यह है कि एक विशेष भूभौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का जो प्रक्रम है वो एक बिंदु से शुरू होकर अन्य जो भौगोलिक क्षेत्र होता है उन क्षेत्रों तक जो फैलने की प्रक्रिया है उसे ही अनुकूली विकिरण कहते हैं। ठीक है, यानी ये एक स्थान से शुरू होकर दूसरे स्थान तक जो पहुंचने तक की जो क्रमिक परिवर्तन होता है, ठीक, वही अनुकूली विकिरण कहलाता है। और इसके यहां पे अगर जैसे अनुकूली विकिरण के कारण क्या है, तो चलिए अनुकूली विकिरण के कारण हम देख लेते हैं। ठीक, चलिए पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया, हो गया। आगे देखते हैं, अब इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसा कि भैया पहला है भौगोलिक विभाजन, दूसरा है जातियों में भोजन के लिए स्पर्धा, तीसरा है ये प्रजनन विभाजकता। ठीक, ये कारण हो सकते हैं और इससे संबंधित यहां पर उदाहरण भी दिया गया है। हमने बताया ना कि पूरा जो डार्विन है भैया वही चलता है, जो डार्विन ने बताया कि प्रत्येक जीवों में अपने आप को, भाई प्रत्येक जीवों में क्या है, क्रमिक परिवर्तन होता है वातावरण के अनुसार और जो जीव वातावरण के अनुसार भाई अपने आप को ढाल लिया लंबे समय तक जिएगा और जो नहीं ढाल पाया धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा। तो वहां पर वही चीज बताया गया पूरा डार्विन का। जैसे कि उदाहरण स्वरूप यहां पर बात कर लें तो डार्विन की जो फ्रिंचे हैं, डार्विन के गैलापैगोस द्वीप की यात्रा में उन्होंने ये देखा कि वहां उपस्थित काली छोटी चिड़िया, जिसे डार्विन फ्रिंचे कहा गया, कि जितनी भी किस्में वहां पर पाई जाती हैं वे एक ही बीज भक्षी चिड़िया से विकसित हुई। ठीक, ये एक उदाहरण इन्होंने दिया। ठीक है ना, समझ में आ गया उदाहरण, तो इसको पहले देख लीजिए। फिर उसके बाद एक और उदाहरण दिया बी में, यहां वो ए था, यहां पे बी, जैसे ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल्स, जिसे शिशुधानी जो है, ये प्राणी भी क्या है, अपसारी विकास का एक अच्छा उदाहरण है। अधिकांश मार्सुपियल्स जो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है,
एक ही पूर्वज से ये विकसित हुए हैं तथा वे सभी ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप के अंतर्गत विकसित हुए हैं। तो ये क्या हो जाता है, अनुकूली विकिरण के दो एग्जाम्पल हो गए। ठीक है भैया, समझ में आ गया बच्चों। चलिए जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए। हो गया भैया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे बब्बर शेर और शेरनियों को आज की ये क्लास काफी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।